हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 4 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उज्जैन। सेकंड है, कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ रिसेंटली फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर्मलाइज किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स। थर्ड है, किसान संपर्क यात्रा से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज की थी। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें 3 न्यूली रिलीज्ड बासमती वैरायटीज जो हैं इनको लेकर फार्मर से फीडबैक लेना था कि कहीं इनमें बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी डिजीजेस तो नहीं पाई गई। बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट डिजीजेस, ये राइस की डिजीजेस हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। फोर्थ है, ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई ने लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। 2022 नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? स्वांते पाबो को। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने जीनोम्स सिक्वेंसिंग की थी एक्सटिंक्ट होमिनिन्स की एंड ह्यूमन एवोल्यूशन की। होमिनिन्स क्या होते हैं बेसिकली कि मोस्ट एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट मैमल स्पीशीज, जैसे कि ह्यूमंस हैं, इसके अलावा गोरिल्लास हैं या और एप्स हैं, वो होमिनिन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन सिक्वेंसीज से क्या पाया गया कि नियंदरथल एंड डेनिसोवंस के साथ होमो सेपियंस स्पीशीज जो थी ये मिक्सअप हुई। कब मिक्सअप हुई है? जब ये को एग्जिस्ट करते थे। इट मीन्स लैक्स ऑफ ईयर्स पहले ये को एग्जिस्ट करते थे और इनमें इंटरब्रीडिंग हुई। इंटरब्रीडिंग होने की वजह से इनके जो डीएनए थे वो शेयर हुए। आज के जो प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं उनमें भी आर्केइक, इट मीन्स पुराना डीएनए देखने को मिला है। और उसका कारण क्या बताया गया है? ये जो इंटरब्रीडिंग हुई है। नियंदरथल एंड डेनिसोवंस के बारे में पढ़ेंगे। एक कॉमन ह्यूमन एंसेस्टर था, होमो एंसेस्टर्स, दैट इज होमो हेडलबर्गेंसिस। इसे जो है 3 मेन स्पीशीज निकल कर आई, नियंदरथल, डेनिसोवंस एंड मॉडर्न ह्यूमन। पहले तो हमें डेनिसोवंस के बारे में पता ही नहीं था। 2010 में एक हमें एविडेंस मिले कि एक न्यू स्पीशीज है डेनिसोवंस जो को एग्जिस्ट करती थी नियंदरथल एंड मॉडर्न ह्यूमंस के साथ। और ये जो डेनिसोवंस हैं ये एंशियंट कजन, आप नियंदरथल को भी कह सकते हो और डेनिसोवंस को, कि ये दोनों क्या है? एंशियंट कजन्स हैं मॉडर्न ह्यूमंस के और होमो सेपियंस के। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, इनके फेशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं, इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, उनमें डिफरेंसेस हैं, इनके बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो डेनिसोवंस के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो एविडेंस थे ये आइडेंटिफाई किए गए थे 2010 में। कहाँ से? डेनिसोवन केव से, जो कहाँ पे है? साइबेरिया में। देन इसके बाद लेटर जो थे 2019 में एविडेंसेस मिले तिब्बतियन प्लेट्यू से। इसके अलावा जो फार ईस्ट कंट्रीज हैं जैसे कि फिलीपींस हैं, लाओस है, यहाँ से भी डेनिसोवंस के एविडेंसेस मिले हैं। पहले हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले जो अभी रिसर्च की गई है उससे उसमें पाया गया कि पहले एविडेंस मिलने का कारण ये हो सकता है कि ये कंपैरेटिवली वार्म एरियाज में रिजाइड करते थे। और वार्म एरियाज में हो सकता है कि जो बोन्स हैं, बोन्स का एविडेंस ही खत्म हो गए। बोन्स के जो एविडेंसेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए कंप्लीटली, और इस वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और नियंदरथल जो स्पीशीज है, नियंदरथल स्पीशीज हमें देखने को मिलती है खासकर जो साइबेरिया वाला रीजन है या जो बर्फीला इलाका था वहां पे नियंदरथल स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। डेनिसोवन स्पीशीज जो है कंपैरेटिवली वार्म एरियाज में एग्जिस्ट करती थी। देन अपने जो फैक्ट याद रखना है नोबेल प्राइज के बारे में। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है ये दिया गया था स्टॉकहोम, स्वीडन में 1901 में। और इस साल जो है फिफ्थ एनिवर्सरी थी, फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी थी अल्फ्रेड नोबल की, जिनके नाम पे ये प्राइजेस रखे गए हैं। स्वीडिश इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट एंड अदर हाई एक्सप्लोजिव्स। ओरिजिनली ये जो प्राइज है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में दिया जाता था। और सिक्स्थ जो प्राइज है ये फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा। बट इसको ऑफिशियली नोबेल प्राइज नहीं कहते थे और इसका नाम क्या था? स्वेरिज रिक्सपेंट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। प्राइजेस जो है इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को, सिर्फ पीस प्राइज को छोड़कर, जो किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। और एक टाइम पे मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स को प्राइज दिया जा सकता है। और ये जो प्राइज मनी होगी ये तीनों इंडिविजुअल्स में शेयर की जाएगी। इसमें कुछ इंडिया से रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको प्राइज मिला था लिटरेचर में। इसके अलावा फर्स्ट
इंडियन जिनको मेडिसिन में प्राइज मिला था वो थे हरगोबिंद खुराना, जिनको 1968 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, विवेक लाल जो है इनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन यूएसए। विवेक लाल जो है इंडियन ओरिजिन है, ये जनरल एटॉमिक्स के सीईओ रहे हैं। जनरल एटॉमिक्स जो है ये एक अमेरिकन एनर्जी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है, कैलिफोर्निया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो उसके सीईओ हैं ये, और इनको अवार्ड किसने दिया है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। ये यूएस टेक्निकल टीम मेंबर भी रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के। देन ये चेयरमैन भी रहे हैं डिफेंस कमेटी के ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज एशोकैम। और नेटो के बारे में आपको पता होगा कि नेटो जो है, नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ये यूएसएसआर के अगेंस्ट जो थी उस टाइम पे बनाई गई थी, जिसमें मेन जो मकसद क्या है कि यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर खत्म हो चुका है, इट मीन्स रशिया और उसकी जो एली कंट्रीज हैं या फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो कहीं अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या यूएस पे अटैक करती हैं, या अब बोल सकते हो कि जो नेटो मेंबर्स पे अटैक करती हैं, तो इस केस में नेटो जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा। इट मीन्स कलेक्टिवली अटैक करेगा। रशिया यूक्रेन जो अभी क्राइसिस चल रहा है वो भी इसी को लेकर है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। और अगर आप मैप देखोगे तो उसमें यूक्रेन जो है वो क्लोज नेबर है रशिया का। तो अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो रशिया को ये कंसर्न है कि नेटो जो है वो कभी भी रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसी को लेकर रशिया के मेन कंसर्न्स हैं और उसने यूक्रेन को इन्वेड किया है। और नेटो के टोटल 30 मेंबर्स, आपने ये भी याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये भी याद रखना कि ये वॉशिंगटन ट्रीटी से इस्टेब्लिश की गई थी, जो साइन हुई थी 1949 में। और इनका हेडक्वार्टर जो है नेटो का वो है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स जगह है बेल्जियम में। रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन जो है इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अनिल जो है ये इलेक्ट इनको किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। ये सीनियर साइंटिस्ट हैं इसरो के। अभी जो है ये एसोसिएट डायरेक्टर थे इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के। देन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल जो फेडरेशन है, इन्होंने रिसेंटली एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस कंडक्ट करवाई थी 2022। कहाँ पे? पेरिस में 18 से 22 सितंबर के बीच में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस बेस्ड है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। फाउंड की गई थी 1951 में। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिसमें साइंटिस्ट जो हैं अराउंड द वर्ल्ड वो एक डायलॉग कंडक्ट कर सकें, डिस्कशंस एंड डिबेट्स कर सकें, और इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकें विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल स्पेस कॉर्पोरेशन। एट प्रेजेंट जो है 433 मेंबर्स हैं इसके, जो 472 कंट्री से आते हैं। और मेनली ये जो मेंबर्स हैं ये कहाँ से आते हैं? स्पेस एजेंसीज के मेंबर्स हैं, जो कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशनल एसोसिएशन से, म्यूजियम्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड लर्न सोसाइटीज के। आईएएफ जो है ये ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, युवा 2.0 डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने लॉन्च की है युवा 2.0, जो एक स्कीम है यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए। इस प्रोग्राम के अंडर यूथ को ट्रेन किया जाएगा जो 30 ईयर्स की एज से कम है। एम क्या है? रीडिंग कैपेबिलिटीज, राइटिंग एंड बुक कल्चर को इंडिया में प्रमोट करना। युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ये प्रोग्राम जो है ये प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि यूथ को इनकरेज करना है ताकि वो इंडिया की डेमोक्रेसी को समझ सकें और अप्रिशिएट कर सकें। युवा स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। युवा स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। मेंटरशिप स्कीम है ये यंग ऑथर्स को ट्रेन करने के लिए। जो युवा 1.0 थी या युवा जब स्टार्ट की गई थी, इसका एम क्या था कि 75 एस्पायरिंग राइटर्स जो हैं 30 ईयर्स ऑफ एज से कम के, उनको मेंटर करना है यहाँ पे ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और इंडिया और इसका जो कल्चर है और लिटरेचर है उसको प्रोजेक्ट कर सकें ग्लोबली। 75 ऑथर्स जो हैं ये सिलेक्ट किए जाने थे थ्रू ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट एट माई गवर्नेंस, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जानी थी 50,000 पर मंथ की 6 मंथ्स के लिए। और इस स्कीम का एम क्या है
कि रीडिंग एंड ऑथरशिप जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये यंग या यूथ में इम्बाइब करना, इसके अलावा एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश देना यंग माइंड्स को, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जब यूथ जो है मतलब मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे। देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज जो है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है सेबी से, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, कि ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ये ईजीआर्स जो है ये जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नीड्स थी उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं, इसके अलावा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे वो गोल्ड या ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है इनकी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ मैं। गोल्ड जो है बेसिकली ये जब ट्रेड किया जाता है तो फिजिकल फॉर्म में किया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि गोल्ड को स्टोर करके रख लिया जाता है। जैसे इंडियन कल्चर क्या है कि इंडियन घरों में कंपैरेटिवली गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट में गोल्ड की शॉर्टेज होगी, इससे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरा कि गोल्ड स्मगलिंग बहुत हो रही है, इससे भी प्राइस में डेविएशन आती है। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का, और इससे क्या है कि इंडिया जो है बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंडिया गोल्ड का प्राइस नहीं डिसाइड कर पाता इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और गोल्ड के जो प्राइजेस हैं वो अप्स एंड डाउन उनमें चलता रहता है। तो ये प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए और एक प्राइस डिस्कवरी जो है, प्राइस फिक्सिंग जो मैकेनिज्म है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जो है इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब क्या होगा कि फिजिकल गोल्ड को ट्रेड करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को ट्रेड किया जा सकेगा। इससे क्या होगा कि एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी हो सकेगी, ट्रांसपेरेंसी जो है लाई जा सकेगी, और एक वाइब्रेंट गोल्ड इकोसिस्टम जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे गोल्ड जो है उसकी ट्रेडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं स्वॉर्ड आर्म्स। इंडियन एयरफोर्स ने डीकमीशन कर दी है 51 स्क्वाड्रन, ऑल्सो नोन एज स्वॉर्ड डैम्स। इस स्क्वाड्रन को कौन रिप्लेस करेगा? मिग 29 स्क्वाड्रन ऑफ एयर डिफेंस, और ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर रीजन में डिप्लॉयड थी। इसको रेज कब किया गया था? चंडीगढ़ में रेज किया गया था 1985 में अंडर द विंग कमांडर वीके चावला। देन स्क्वाड्रन को बाद में भेज दिया गया श्रीनगर रीजन में 1986 में। स्क्वाड्रन ऑपरेशंस जो थे ये 30 जून 2022 को ही बंद कर दिए गए थे। अब जो है इंडियन एयरफोर्स, इसके पास 3 मिग स्क्वाड्रंस हैं, और एयरक्राफ्ट जो है ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने भी फ्लाई किया था, और इसी एयरक्राफ्ट से इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 को डिस्ट्रॉय किया था। स्वॉर्ड आर्म्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर में 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में, और जो पाकिस्तानी ट्रूपर्स थे उनको यहाँ से भगाने में इंडियन एयरफोर्स ने ये मेजर ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट है प्रचंड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फॉर्मली इंडक्ट किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड, इट मीन्स लोकली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इंडियन एयरफोर्स में कहाँ पे किया है? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर इन राजस्थान। इसका नाम दिया गया है प्रचंड, और 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में इसको इंक्लूड किया गया है। इसको डेवलप किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हेलीकॉप्टर जो है इसमें 2 शक्ति इंजन्स हैं, और इसमें जो फीचर्स हैं जैसे ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, देन आर्मर प्रोटेक्शन यूनिट इसमें प्रोवाइड की गई है। शक्ति इंजन्स जो हैं इसको जॉइंटली प्रोड्यूस किया है फ्रेंच कंपनी सफरान एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। फीचर्स इसके देख लेते हैं। ये 21,500 फीट तक फ्लाई कर सकता है, मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, और इसकी जो रेंज है 550 किलोमीटर है। देन ये ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का जो 5000 मीटर ऑल्टीट्यूड पे भी जो है लैंड एंड टेक ऑफ दोनों कर सकता है, और विद अ कंसिडरेबल लोड ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल। इट मीन्स वेपन्स एंड फ्यूल कैरी करके जो है ये हेलीकॉप्टर 5000 मीटर तक लैंड एंड टेक ऑफ कर सकता है। देन ये आर्म्ड है एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड मिसाइल से। 70 रॉकेट्स हैं इसमें, इसके अलावा 20 गन्स हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये परफॉर्म कर सकता है वेरियस रोल्स, जैसे कि कॉम्बैट सर्च कर सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकता है, और एनिमी एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, काउंटर इंसर्जेंसी और ऑपरेशंस में भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो चाहे वो जंगल इन्वायरमेंट्स में हो। अब LCH की या इस प्रचंड की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, इसके पीछे भी एक रीजंस हैं। जैसे कि प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इससे पहले इंडिया में जो
एयरक्राफ्ट थे वो ज़्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं जा सकते थे। खासकर जब कारगिल वॉर हुई 1999 में, तो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स को टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जो लोकेशंस हैं वहाँ पे बॉम्बिंग करें थ्रू एयरक्राफ्ट्स। और वो जो लोकेशन थी पाकिस्तान ट्रूपर्स की वो थी अराउंड 18,000 फीट के ऊपर। अब अटैक हेलीकॉप्टर्स जो थे आईएएफ के पास, जैसे MI-25 थे पहले, इसके अलावा MI-35 था, उनमें इतने पावरफुल इंजन्स नहीं थे कि वो वेपन्स को कैरी कर सके इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर। देन उस टाइम पे MI-17 यूज़ किया गया और पाकिस्तानी जो ट्रूपर्स थे उन्होंने शोल्डर फायर वेपन्स के साथ MI-17 को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसके अलावा जो और यहाँ पे एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए उनमें भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतनी हाइट के ऊपर वो फ्लाइट कर सकें विथ कैरिंग ऑल द वेपन्स एंड फ्यूल्स। तो इसीलिए ये जो न्यू हेलीकॉप्टर है दैट इज प्रचंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मेटा डाटा जंक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मेटा डाटा जंक्शन ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ये वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो ईयर लॉन्ग चलेगा। ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 23 लैंग्वेजेस में अक्रॉस द कंट्री। वीकली प्रोग्राम है जिसमें कौन कौन से एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे, जैसे कि वोटर इकोसिस्टम, मतलब वोटर इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। हर एक फ्राइडे को ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ऑन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पे। और इस हर एक प्रोग्राम जो होगा वो किसी पर्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड होगा, जो किससे रिलेटेड होगी, इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड। 52 थीम्स यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई हैं जिनका एम क्या है, इनकरेज करना हर एक एलिजिबल सिटीजन्स को और खासकर यंग और फर्स्ट टाइम वोटर्स को कि वो वोट करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें इलेक्शंस के टाइम पे। देन प्रोग्राम जो है इसमें एक सिटीजन कॉर्नर जो है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें कोई भी सिटीजन जो है अपनी क्वेरी पूछ सकता है या सजेशन दे सकता है वोटिंग से रिलेटेड। ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपका कोई भी डाउट है आप हमें वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।